नमस्कार सभी अ, दर्शक को और सभी मित्र को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में चर्चा करूंगा। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 40 से 50 मिनट और उनके जीवन परिचय, उनके जो कार्य उन्होंने किए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए चर्चा कर शुरुआत करेंगे उनके बाल जीवन से, बाल्यकाल से। उनकी बाल्यकाल में क्या क्या उन्होंने किए उसके बारे में चर्चा कर। ऐसा कहा जाता है कि वह जब वह बाल्यकाल में थे तो उस समय भारत में जो है अंग्रेजों का शासन था और वह जो है वो उस काल को अंग्रेजी सल्तनत का काल कहते हैं। तो उस समय जो है संपूर्ण भारत में जो है परतंत्र की बेरियों में भारत जकर कर कराह रहा था और भारत की बस एक ही ख्वाहिश थी कि आजादी, आजादी, स्वतंत्रता। उस समय मध्य प्रदेश में एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था अलीराजपुर। उस अलीराजपुर रियासत के अंतर्गत एक गांव था हावड़ा, जहां पर पंडित सीताराम तिवारी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती जगरन देवी रहा करते थे। पंडित सीताराम तिवारी गांव के सम्मानित एवं एवं निष्ठावान व्यक्तियों में गिने जाते। निष्ठावान व्यक्ति के पास अक्सर धन की जो है कमी रहती है और पंडित सीताराम तिवारी भी इसके अपवाद नहीं थे। तो धन की समस्या उनके सामने अक्सर खड़ी रहती थी और कहा जाता है कि गरीबी में मनुष्य को अपना स्वाभिमान बनाए रखना बहुत कठिन होता है। सच तो यह है कि निष्ठावान का वास्तविक महत्व तभी तभी है जब आदमी अपना स्वाभिमान जो है बरकरार रख के कायम रख सके। सो यूं ही गरीबी को निष्ठावान और स्वाभिमान की एक कसौटी माना जा सकता है, जो व्यक्ति की सच्चाई, स्वाभिमान और जो है ईमानदारी को परखती है। परंतु जो लोग सच्चे व स्वाभिमानी होते, छोटी मोटी समस्या उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती। और उसमें पंडित तिवारी, सीताराम तिवारी जी ऐसे ही स्वाभिमानी व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्होंने और जिनके सामने कठिनाइयों का पहाड़ चूर चूर हो जाता है। पंडित सीताराम तिवारी को दुख अपनी गरीबी का नहीं था, उनका दुख अलग था। उनका दुख यह था कि वे अभी तक एक पुत्र के पिता थे। उनकी एक पुत्र की इच्छा और थी। यूं तो उनके 3 पुत्र हुए थे, परंतु तीनों जन्म लेने के बाद उनको छोड़कर इस दुनिया से चले। इस समय उनकी पत्नी पुनः गर्भवती थी। एक तरफ जहां उनके मन में यह आशा थी कि शायद इस बार यह शिशु उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा, दूसरी तरफ एक अनजाने भय से उनका हृदय जो है कांप उठता था। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वे उन पर दुखों का पहाड़ ना टूट पड़े। उन्हें अक्सर यह लगता था कि अगर इस बार वैसा हुआ तो उस दुख को शायद वह बर्दाश्त ना कर पाए। यही सब सोचते हुए दरवाजे पर बैठे हुए थे, तभी एक साधु ने आवाज दी, माँ भिक्षा दो। साधु को देखकर उठे और उनसे आग्रह करते हुए बोले, महाराज आसन ग्रहण करें। साधु बैठ गए। जगरानी देवी ने आदर से भिक्षा लाकर उनकी झोली में डाल दी। क्या बात है पंडित जी, आप कुछ परेशान हैं? साधु ने भिक्षा अपनी झोली में समेटते हुए कहा। नहीं महाराज, बस वैसे ही जीवन की गति के विषय में सोच रहा था। सीताराम जी की आवाज उदासी स्पष्ट झलक रही। अरे घर में तो खुशी की बात है, आप इस तरह उदास हो रहे हो, आखिर बात क्या है? तो पंडित सीताराम जी बोले बोले कि महाराज, वही तो सोच रहा हूँ महाराज। और पंडित जी अपने मन की सारी बात जो है साधु को बता।
साधु महाराज थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर बोले, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें, भगवान शिव की उपासना करें, इस बार आपका बालक आपको नहीं सताए, बालक आपके नाम को युगों युगों तक के लिए जो है अमर कर जाए। तो सीताराम पंडित जी बोले, सच महाराज? पंडित जी का चेहरा बोलते ही खिल उठा। तो साधु ने कहा, हाँ पंडित जी, इस बार आपका पुण्य ही आपके पुत्र के रूप में जन्म ले रहा है। और यह कहकर साधु महाराज चले। बात 23 जुलाई 1906 का दिन था। इस दिन पंडित जी के घर पर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। बालक थोड़ा कमजोर दिखता था, परंतु उसके मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज विद्यमान था। जब उनकी पत्नी ने उसे उनके हाथों में दिया तो वे उस बालक को देखते ही रह गए। उसके मुख पर ऐसा तेज था कि आंखें ही नहीं ठहरती। हमारा पुत्र भगवान शिव का वरदान है, हम इसका नाम चंद्रशेखर रखें। उन्होंने प्रसन्नता से भरकर अपनी पत्नी से कहा। जगरानी देवी ने थोड़ा मुस्कुराकर अपनी सहमति दी। बच्चे के छठ पूजन के दिन सारे गांव को न्योता दिया गया। सारे गांव की स्त्रियां आई। जो भी उस बालक को देखता बस देखता ही रह जाता। गांव की सभी स्त्रियां उनके बारे में जो है बार बार जगरानी देवी से कहा कि देखना, इस बालक को काला टीका लगा कर रखना। कहीं किसी की नजर न लग जाए। चंद्रशेखर बड़े होने लगे। जब वे अपने पांव पर चलने लगे तो माँ जगरानी देवी उन्हें नहला धुला कर काला टीका लगा देती थी। ऐसे में उनके पुत्र की शोभा और भी बढ़ जाती। बालक चंद्रशेखर का पालन पोषण पंडित जी बड़े मन से कर रहे थे। इस पालन पोषण में मध्य उनकी गरीबी कभी आड़े नहीं आई। पंडित जी यथासंभव चंद्रशेखर की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते थे। काल चक्र मंथर गति से अपना सफर तय कर रहा था और काल के इस सफर के साथ चंद्रशेखर भी बढ़ते रहे। वे अपने माँ बाप के लाडले थे, तो अपने मित्र मंडली के एक निर्भीक एवं खुशमिजाज बच्चे, हम उम्र बच्चे के नेता। चंद्रशेखर में आदर, वीरता एवं निर्भीकता के गुण मौजूद थे। बचपन से ही उनकी बातें सुनकर तथा उनके निर्भीक व्यक्तित्व को देखकर लोगों को आश्चर्य होता। एक बार की बात है, दिवाली का दिन था। चारों तरफ दिए जल चुके थे। उस समय उनकी उम्र लगभग 8 या 9 साल की थी। वे भी अपने साथियों के साथ पटाखा चलाने में व्यस्त। उनके पास पास छोटे छोटे बच्चे खड़े उन्हें फुलझड़ियां जलाते देख रहे। चंद्रशेखर ने उनको प्रसन्न करने के लिए 8-10 फुलझड़ियां एक साथ जलाकर अपने हाथों में ले। इससे खूब उजाला हुआ। साथी बच्चे ताली बजाकर हंस रहे थे तथा खुश हो रहे थे। तभी असावधानी वश चंद्रशेखर की हथेली जल गई। यह देखकर सभी सख्ते में आ गए। बच्चे घबरा कर शोर मचाने लगे। उनके साथियों ने उनकी हथेली को देखकर कहा, चंद्रशेखर तुम्हारा हाथ बुरी तरह जल गया है। उनमें से कुछ बच्चे उनके माता पिता को खबर देने उनके घर की ओर दौड़ पड़े। परंतु 8-9 साल का चंद्रशेखर तो मानो किसी बुजुर्ग की भांति अपनी जलन एवं पीड़ा को दबाए खरे खर मुस्कुरा रहे। उन्होंने इधर उधर भाग रहे अपने मित्रों को बुलाया और उनसे कहा, भाई तुम लोग इस तरह इतना क्यों परेशान हो? यह कोई बड़ी चोट नहीं है, ठीक हो जाएगी। वैसे भी इस शरीर को तो कभी न कभी मिटना ही है, फिर इससे इतना मोह ठीक नहीं है। उनके 4 भाइयों में सुखदेव ही जीवित थे। उनसे उनका संबंध बहुत स्नेहिल था। वे कभी कभी खेल खेल में ही कहते थे, भैया दुखों से घबराना ठीक नहीं, दुखों से लड़ने में जीवन का वास्तविक अर्थ है। बचपन में वीरता भरे खेल चंद्रशेखर को काफी पसंद। भला मलखंभ, लाठी चलाना, कुश्ती जैसे खेलों में चंद्रशेखर को रुचि बहुत थी।
हालांकि उस समय उनकी आयु उन सब खेलों में पारंगत होने की नहीं थी, परंतु कहा जाता है कि जैसा मनुष्य का विचार होता है वैसा ही जो है उसकी कीड़ा भी, मतलब उसका कार्य भी वैसी ही होती है। यह बात चंद्रशेखर पर 100% खरी उतरती थी। बचपन से ही वीरता का गुण उनके स्वभाव में शामिल था। वे ना तो किसी से भयभीत होते थे और ना ही किसी गलत बात को बर्दाश्त करते थे। उनके बचपन की एक और घटना है। गांव के कुछ बच्चों में शर्त लगी कि भुतहा पोखर पर जाकर कौन सही सलामत लौट सकता है। उन्होंने बड़ी निर्भीकता से हामी भर ली। दिन में तो बच्चों ने शर्त लगा ली, परंतु जब रात होने लगी और कोहरा छाने लगा तो सभी सोचने लगे कि इस प्रकार उन्हें अकेले कैसे जाने दिया जाए। सभी बच्चों ने कहा, चंद्रशेखर छोड़ो, बेकार में परेशान होने से क्या फायदा, हम अपनी शर्त वापस लेते हैं। परंतु चंद्रशेखर नहीं माने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बात तय हो गई वह तय हो गई। बातों से मुकरना अच्छी बात नहीं है। अंततः वे उस तालाब तक जाकर वापस लौटे। चंद्रशेखर का कहते हैं बचपन उनके आगे आने वाले दिनों का संकेत करती है। अपने बचपन में ही उन्होंने जता दिया था कि वे किसी भी कीमत पर ना तो अपना वचन तोड़ सकते हैं और ना ही हार मान सकते। आइए अब बात करेंगे उनके विद्यार्थी जीवन। उनका विद्यार्थी जीवन कैसा था, इस प्रकार था, क्या क्या उन्होंने किया, उसके बारे में चर्चा करें। कहता है, समय जो है अपना धीरे धीरे जो है चलते रहता था और चल रहा था। और बाल चंद्रशेखर अब बालक बन गए थे, बालक चंद्रशेखर हो गए थे। वो 5 जो है वर्ष में ही उस उन्होंने गांव के पाठशाला में जाना प्रारंभ कर दिया था। और जब पाठशाला जाना होता था तब उसकी शुभ तिथि निकाली जाती थी उस समय, तब जाकर बालक पाठशाला जाता। तो जब बालक चंद्रशेखर को भी जब 5 साल से की उम्र पूरी होने के बाद तिथि देखकर गांव की पाठशाला में भेज दिया। उनके बड़े भाई सुखदेव उस समय उसी पाठशाला में पढ़ते थे। दोनों भाई साथ साथ पाठशाला जाते थे। चंद्रशेखर पढ़ने में अच्छे थे। उनकी त्वरित बुद्धि का लोहा उनके अध्यापक भी मानते थे। वे ना तो पढ़ने से जी चुराते थे और ना ही बहाने बनाते। उनके अध्यापकों ने उनके पिता सीताराम तिवारी जी से कहा कि पंडित जी, आपका यह बालक न सिर्फ पढ़ने में तेज है बल्कि लगनशील भी है। आप इनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, निश्चय ही यह आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। पिता के लिए सबसे बड़ा सुख होता है पुत्र की प्रशंसा सुनना। सो पंडित सीताराम जी को अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार उसने अपने पुत्र की शिक्षा पर खर्च करने का निश्चय किया। मोहरलाल त्रिवेदी जी, जो उस समय गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो चंद्रशेखर को घर पर पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया। चंद्रशेखर की न्याय के प्रति लालसा जितनी तीव्र थी, उनके विचार उस समय से ही उतने उच्च एवं न्यायप्रिय। कोई बात अगर गलत है तो बर्दाश्त नहीं करते थे। यहाँ तक कि खेल में भी वे ध्यान रखते थे कि कहीं उनसे कोई गलत काम ना हो जाए। उनके बचपन की एक घटना और है जहां पर उनकी न्याय बुद्धि का प्रमाण मिलता है। एक बार त्रिवेदी जी दोनों भाइयों को पढ़ा रहे थे। वे चंद्रशेखर की न्याय बुद्धि से परिचित तो थे ही। उनके मन में आया कि तनिक देखा जाए कि ये मेरी गलती पर क्या करते हैं। अतः उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा शब्द जो चंद्रशेखर को भली भांति ज्ञात था गलत बोल।
त्रिवेदी जी ने उन्हें पढ़ाते समय पास में एक उस समय डंडा रखते थे। चंद्रशेखर ने वह डंडा उठाया और त्रिवेदी जी को दो डंडे जमा दिए। पूरे घर में हंगामा मच गया। तिवारी जी बाहर से दौड़े हुए आए और चाहा कि उसे बैत से चंद्रशेखर को उनकी अशिष्टता का सजा दे, परंतु त्रिवेदी जी ने उन्हें रोक लिया और बड़े प्यार से चंद्रशेखर से पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते कि बड़ों को, खासकर अपने पिता तथा गुरु से इस प्रकार का व्यवहार कितनी बड़ी अशिष्टता है? चंद्रशेखर ने बड़ी मासूमियत और परंतु पूर्ण निर्भीकता के साथ कहा, गुरुजी, मैंने अनजाने में या अपनी अशिष्टता के कारण आपको नहीं मारा, बल्कि आप हमारी गलती पर हमें मारते हैं। इसीलिए मैंने आपकी गलती पे आपको मारा है। न्याय तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। त्रिवेदी जी ने बालक चंद्रशेखर को गले से लगा लिया। उन्होंने सीताराम जी से कहा, भाई साहब, आपका यह पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। यह तो युग सृष्टा बनेगा, काल भी इसे याद रखेगा। चंद्रशेखर की उम्र अब लगभग 14 वर्ष की हो गई थी। उन्होंने गांव में ही अपने प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली थी और पंडित सीताराम तिवारी जी का ख्याल था कि अब उन्हें पढ़ाने की क्या जरूरत। यूं भी चंद्रशेखर उनकी छोटी संतान थे, एक तरह से वे माता पिता की आंख के तारे थे। अतः माता पिता उन्हें अपने से दूर भी नहीं करना चाहते थे। परंतु चंद्रशेखर शिक्षा के प्रति ललक थी और वे पढ़ना चाहते थे। उस समय देश में काशी उच्च शिक्षा का एकमात्र केंद्र था। उनकी इच्छा थी कि वे काशी जाकर पढ़े। एक दिन उन्होंने अपने पिता सीताराम जी से इस संबंध में चर्चा करते हुए कहा, पिताजी, मैं काशी जाकर पढ़ना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे काशी भेज दें। सीताराम जी ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, अरे तुम्हें तुझे क्या करना, इतना पढ़कर हम तुमसे नौकरी चाकरी तो नहीं करवानी है। वैसे भी मैं तो तुम्हारे बिना रह भी लूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं रह पाए। अगर मैंने तुम्हें काशी भेज दिया तो वह निश्चय ही रोज मुझे कोसती रहेगी, अतः तुम अपनी माँ से ही पूछ लो। चंद्रशेखर ने यह बात अपनी माँ से कही तो उन्होंने उन्हें अपनी गोद में भर लिया और स्नेह एवं प्रेम से विवल होकर बोली, बेटा, यहाँ तो मैं एक पल भी तुमसे अलग नहीं रह पाती हूँ। अगर तुम काशी चला गया तो मैं कैसे रह पाऊँ? पुत्र, ऐसा मत सोच, तू हमें छोड़कर चला गया तो हम क्या जी पाएंगे? माता पिता के अपरिमित स्नेह के कारण चंद्रशेखर को काशी जाने की आज्ञा नहीं मिल पाई। वे लोग एक पल के लिए भी उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहते। आज तब उन्होंने चंद्रशेखर की शायद ही किसी इच्छा को मानने से इनकार किया था, परंतु अपने लाडले की यह बात मानना उनके लिए संभव नहीं था। परंतु कहा गया है कि तीर चलाने वाले हाथों की चूड़ियां कब भाती है ना। तीर चलाने वाले को हाथों की चूड़ियां कब भाती है, जिन्हें प्राकृतिक मानवीय इतिहास की श्रृंखला में एक नई रचना के लिए जन्म देती है। भला मोह या किसी प्रेम की जंजीर इसके कदमों को बांध पाती है क्या? चंद्रशेखर तो मानवीय इतिहास की लंबी श्रृंखला के लिए उस कतिपय महिमावान पुरुष श्रेष्ठों में है जिनकी याद आने पर आज भी मन में वीरता और देशभक्ति का प्रकाश कौंध पड़ता है। गांव में चंद्रशेखर का मन नहीं लग रहा था। वे अपनी धुन के पक्के थे और अपने इरादों से कभी न डिगने वाले व्यक्तियों में से थे। एक बार उन्होंने अपने मन में कोई बात ठान ली तो बस ठान ली। जब तक उनका वह इरादा पूरा नहीं हो जाता तब तक वह शांत होकर नहीं बैठ पाता था। वे काशी जाने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे और माता पिता की अनुमति अभी मिली नहीं थी। वे जानते थे कि लाख प्रयास करने पर भी उन्हें अनुमति नहीं मिल सकती थी। अंततः
एक दिन बिना किसी को बताए घर से निकल पड़े। अब काशी जाकर वहां शिक्षा प्राप्त करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। तो जीवन का एक यह भी सच है कि हमें कहाँ ले जा रहा है जीवन कौन जाने। हम इस पथ पर निकलते तो कहीं और के सफर पर हैं, परंतु काल की गति हमें खींच कर किसी और लक्ष्य की ओर जो है लेकर चल जाती। बालक चंद्रशेखर का 14 वर्ष में घर छोड़ना वैसे कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। बहुत से लोग इस उम्र में घर छोड़कर कहीं काम करने, पढ़ने या किसी और कारण से निकल पड़ते हैं। तो परंतु चंद्रशेखर का घर से निकलना भारतीय इतिहास की वह स्वर्णिम गाथा लिखने की पृष्ठभूमि थी, जिस पर आज भी हर भारतीय ही नहीं अपने देश तथा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा कोई भी नौजवान, कोई भी जागरूक को जो है समाज गर्व कर सकती है। घर से एक बार जब चंद्रशेखर निकले तो फिर निकल ही गए। वैसे तो चंद्रशेखर अपनी जन्मभूमि के दर्शन करने तथा माता पिता से मिलने कई बार घर आए, परंतु जिसे वास्तविक अर्थों में घर वापसी कहते हैं वैसा कभी नहीं। उन्होंने घर छोड़ा और फिर मातृभूमि क्या हो गए। एक छोटे से घर को छोड़कर उन्होंने सारे देश को अपना घर बना दिया। और शास्त्र में भी कहा गया है कि मुक्ति के लिए मोह, माया, ममता जैसे सांसारिक बंधनों का परित्याग करना पड़ता है। संसार का यही वास्तविक अर्थ भी। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक सन्यासी वह नहीं है जिसने घर, मोह, ममता आदि त्यागने के साथ अपने कर्मों का परित्याग भी कर दिया है। वास्तविक रूप में सन्यासी तो वह है जो इन भौतिक आकांक्षाओं और आसक्तियों का परित्याग करके अपने सामाजिक कर्म के बंधन का निर्वाह करता है। ऐसा सन्यासी कभी भी इस कर्म में बहाव में पड़कर उसके फल के प्रति आसक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, अपितु निष्काम भाव से कामना रहित होकर मात्र अपना कर्म करता है। अगर इन शास्त्रों के इन शब्दों के जो है प्रकाश में देखें तो हम पाएंगे कि चंद्रशेखर ने वास्तविक अर्थ में अपना घर छोड़कर एक समय संन्यास की ओर अपना कदम बढ़ाया, है ना, कदम बढ़ाया। और माँ का वत्सल्य और पिता का स्नेह भी इस कर्मवीर युवा सन्यासी को बांध नहीं सका। अपने आगामी जीवन में प्राप्त होने वाले भौतिक सुखों की आकांक्षा भी इस दिव्य पुरुष को क्षण भर के लिए विचलित नहीं कर पाई, और वे इन सारे सुखों का बलिदान कर आखिर एक दिन काशी पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा। आइए जानते हैं, समझते हैं उन्होंने पत्र में क्या क्या लिखा। उन्होंने लिखा, आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। मैंने आप लोगों की अवमानना की है। मैं जानता हूँ कि यह मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है, परंतु माता पिता के स्नेह और आप लोगों की मातृ उदारता को ध्यान में रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे इस अपराध को बहुत सरलता से क्षमा कर देंगे। अगर मेरा उद्देश्य माँ सरस्वती की चरण वंदना ना होता तो निश्चय ही आप मुझसे इस प्रकार की अपनी अवज्ञा नहीं पाते। बचपन में सैकड़ों बार कभी जिद करके, कभी रूठ कर, तो कभी निवेदन करके मैंने अपनी बातें मनवा लेता। अतः यह बताते हुए मेरा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। आपसे क्षमा की चाह रखता हूँ। आप लोग मेरा किसी भी प्रकार से चिंता मत कीजिएगा। मैं यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। वैसे भी काशी भगवान शिव की नगरी है, और अब मैंने स्वयं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है। अतः अब वही मेरे रक्षक हैं। इसीलिए अब आपको मेरे लिए विशेष चिंता नहीं करनी चाहिए। बस आपके और माँ के आशीष की आवश्यकता है। जल्द ही आपके चरणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ होऊंगा। आपका पुत्र चंद्रशेखर।
पत्र पढ़कर सीताराम जी तथा उनकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। वे चंद्रशेखर को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब क्या हो सकता है। वैसे उन्होंने इस बात का संतोष था कि चंद्रशेखर कोई साधारण कार्य करने नहीं, बल्कि काशी में शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। ऐसे कितने बालक हैं जिनमें इतनी हिम्मत है, जो इस प्रकार का कदम उठा सकते हो। यही सब सोचकर उनका सिर स्वाभिमान से ऊपर उठा। काशी, जो अनादिकाल से ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थली रही है, धर्म काशी का प्राण है और शिक्षा काशी का श्वास। एक ओर तो काशी भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी को भगवान आशुतोष ने अपने त्रिशूल की नोक पर बसाया। अतः यह संपूर्ण संसार से अलग है। तो दूसरी ओर काशी में शुरू से ही शिक्षा प्राप्ति के लिए संसार भर के विद्वान आते रहे हैं। काशी भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के लिए शिक्षा का एकमात्र प्रकाश स्तंभ है। काशी में रहने वाले धर्म प्राण धनी लोग सर्वदा से ही काशी में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने आने वाले गरीब विद्यार्थियों की मदद करते रहे। इसके लिए वे एक व्यवस्था बनाकर गरीब विद्यार्थियों के रहने खाने आदि का मुक्त प्रबंधन करने के अतिरिक्त उनके वस्त्र आदि के व्यक्तिगत खर्च के लिए कुछ रुपए दे दिया करते। चंद्रशेखर का प्रबंध भी यहीं से हो गया। काशी में अपने निवास आदि का प्रबंध हो जाने के बाद वे निश्चिंत होकर विद्या अध्ययन के कार्य में संलग्न। अब आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं उस समय के भारत के राजनीतिक स्थिति। अब जिस समय कहते हैं चंद्रशेखर जी काशी में पदार्पण किया, उस समय के राजनीति काल को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण काल कहा जा सकता है। उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष पूर्णतः शुरू हो चुका था। भारतीय नौजवान का रक्त अब गुलामी की जंजीरों को उखाड़ फेंकने के लिए मचल रहा। कितने ही आजादी के दीवाने अपने सिर पर कफन बांधकर इस महासंग्राम में कूद पड़े थे। उन दिनों भारतीय राजनीति में एक और महानतम आत्मा का प्रवेश हुआ, वे थे गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका की प्रयोगशाला में अपने अहिंसा नामक अस्त्र का पूर्ण सफल परीक्षण करने के बाद वे भारत लौटे थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई तेज कर दी। देश भर में आजादी की मांग के लिए तीव्र स्वर उठने लगे। जगह जगह पर लोगों ने सत्य और अहिंसा के नारे लगाने शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार के लिए यह परेशानी की स्थिति थी। एक और तो विश्व समुदाय के समक्ष वे अपनी मानवीय सूरत को बदलना नहीं चाहते थे, और दूसरी ओर भारत को स्वतंत्र करने के लिए भी तैयार नहीं थे। वे भारतीय जन क्रांति का संपूर्ण दमन चाहते थे, परंतु कुछ इस प्रकार की सारा संसार उनकी इस दमन को भी अपनी व्यवस्था ही समझे और विश्व समुदाय के समक्ष उनके उत्तरदायी न होना। काफी मंत्रणा के बाद सरकार ने एक समिति का गठन का निश्चय किया। इस सरकार ने समिति के गठन के पक्ष में यह तर्क दिया कि वह भारतीय राजनीतिक एवं कानूनी व्यवस्था में कर्म सुधार करना चाहिए, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इस समिति के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, भारत भर में क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, तथा दूसरा, उन्हें दबाने के लिए प्रभावी कानून तैयार करना। सरकार द्वारा 1917 में गठित इस समिति में बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बेसिल स्कॉट, यूपी रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य बेटा लाइट, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रभात चंद्र मिश्र, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुमार स्वामी शास्त्री और न्यायमूर्ति एस टी रोलेट आदि सम्मिलित थे। समिति की अध्यक्षता जस्टिस रोलेट कर रहे, इसीलिए समिति का नाम रोलेट समिति था।
गठन के कुछ समय बाद इस समिति में 226 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। इसी रिपोर्ट को भारतीय इतिहास में रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके आधार पर भारतीयों की स्वतंत्रता तथा मूल अधिकारों को और भी कम कर दिया गया था। समिति की इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को अपना दमन चक्र चलाने का एक बहाना मिला। अब सरकार ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर न सिर्फ क्रांतिकारियों आंदोलनों वरना राजनीतिक आंदोलनों को भी दबाना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत राजनीतिक आंदोलनों को राजद्रोह की संज्ञा देकर उन्हें दबाया जा सकता। मुख्य रूप से इस रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस के विचारों के आधार पर तैयार की गई। इस रिपोर्ट में गरम दल के कांग्रेसियों लोकमान्य तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल आदि जैसे विशुद्ध राजनीतिक व्यक्तियों को भी चफेर कर बंधुओं तथा खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों के समान बताया। अब रॉलेट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पुलिस को जैसे तानाशाही का अधिकार प्राप्त हो गया था, वह जब चाहे जिसे चाहे नजरबंद कर सकती थी, गिरफ्तार कर सकती, तलाशी ले सकती थी अथवा जमानत मांग सकती। अब इनके अब और इनमें इसमें कई सिफारिशें ऐसी थी कि जिनके आधार पर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को बिना किसी संतोषजनक या पर्याप्त सबूत के भी शीघ्र दंडित किया जा सकता था। इस प्रकार की सिफारिशों से न्यायालय भी प्रभावित होते थे। रोलेट बिल या रोलेट एक्ट के नाम से जानी जाने वाली ये सभी सिफारिशें सरकार ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट सन 1919 की शुरुआत में पास कर दिया गया था। इस रिपोर्ट का प्रकाशित होना था कि संपूर्ण देश में आक्रोश एवं असंतोष की लहर दौड़ गई। कांग्रेस ने इसे भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन बताया तथा देशवासियों से इस काले कानून का विरोध करने की अपील की। गांधी ने इस बिल के विरोध में सत्याग्रह करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह कानून भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन ही नहीं बल्कि मानवीय व्यवस्था के नाम पर एक कलंक है। अगर ब्रिटिश सरकार अविलंब इस कानून को वापस नहीं लेती तो मुझे सत्याग्रह के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने देश भर में 30 मार्च 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 30 मार्च के दिन दिल्ली में एक सफल हड़ताल हुई। प्रसिद्ध आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में एक बहुत बड़े जुलूस का आयोजन हुआ। पुलिस की लाठी एवं गोलियों की चेतावनी के बावजूद इस जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया। पुलिस की तमाम धमकियों के बावजूद यह जुलूस कहीं भी नहीं रुका और आगे बढ़ता गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पुलिस ने जुलूस में शांति प्रिय ढंग से भाग ले रहे निहत्थी भीड़ों पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई और कई व्यक्ति बुरी तरह जख्मी एवं घायल हो। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता की एक अभूतपूर्व मिसाल बना। 9 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भाषण दिया। दास्ता की जंजीर को काटने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने सब कुछ भुला दिया था। उनका दीन धर्म तथा ईमान सब कुछ राष्ट्र बन गया। कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू एवं मुसलमान दोनों वर्गों ने सरकार के इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। इस बिल के विरोध की जगह मात्र दिल्ली ही नहीं थी, सारा देश इस कानून का विरोध कर रहा था। 1919 में ही अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा। डॉक्टर किचलू तथा सत्यपाल इस अधिवेशन को सफल बनाने की तैयारी में लगे हुए। अचानक सरकार ने उन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इस घटना से जनता में आक्रोश फैल गया।
अमृतसर की जनता सड़कों पर उतर आई और कांग्रेसी नेताओं के ना चाहते हुए भी हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा का परिणाम यह हुआ कि अमृतसर के इस हिंसक आंदोलन में 5 अंग्रेज मार दिए, कई मकाने आग लगा दी गई। अमृतसर से फैली हुई यह आग गुंजारवाल तक, कसूर तक पहुंच गई। वहां भी कई हिंसक घटनाएं हुई। अपनी गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर सत्यपाल ने गांधी जी को पंजाब आने के लिए एक पत्र लिखा। 18 अप्रैल को जब गांधी जी पंजाब जाने के लिए जो है रवाना हुए तो उन्हें रास्ते में ही पलवल स्टेशन के पास गिरफ्तार कर बंबई जेल भेज दिया। सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने हालांकि गांधी को जी को इसलिए गिरफ्तार किया था कि उनके पंजाब जाने से वहां आंदोलन में और भी उग्रता आ सकती, परंतु ब्रिटिश सरकार की यह सोच पूरी तरह गलत थी। गांधी जी अगर पंजाब पहुंच जाते तो वहां के हिंसक आंदोलन की शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने की सलाह दी। गांधी जी को हिंसा से कभी प्रेम नहीं था, परंतु उस समय ब्रिटिश सरकार इस बात को समझने के लिए कतई तैयार नहीं। गांधी जी के गिरफ्तारी का समाचार जैसे ही पंजाब पहुंचा, वहां की जनता की भावनाएं और भी उग्र हो गई। वह जगह जगह पर जुलूस निकाले जाने लगे। लोगों ने काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। सड़कें प्रदर्शनकारियों से पूरी तरह से भर गई। जुलूस निकाले जा रहे थे, हड़तालें हो रही थी, जगह जगह पर रॉलेट एक्ट, हाय हाय के नारे लग रहे थे और जॉर्ज पंचम के पुतले फूके जा रहे थे। जनता के साथ साथ पुलिस भी अब उतनी ही उग्र हो गई थी। वह जब और जहां चाहती लाठीचार्ज कर देती। प्रदर्शनकारियों को खुलेआम पीट देना, तरह जरा सी भी संदेह होते ही बैत लगाना आम बात। कई लोगों पर पुलिस ने गोलीबारी तक की। पुलिस रोज सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूसती। सारी जेलें ठमाठस भर गई थी, परंतु गिरफ्तारियां अभी भी जारी। ब्रिटिश सरकार के लाख प्रयास के बावजूद गिरफ्तारियां रुक नहीं रही थी। सरकार ने प्रदर्शनकारियों तथा हड़तालों को समाप्त करने के लिए सभी संभव कोशिश की, परंतु नतीजा शून्य ही निकला। लोग जाति, धर्म आदि की संकीर्ण विचारधाराओं से बाहर आकर अब देश के लिए एकजुट हो गए। पंजाब ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत पर हर समय बस आज देश की स्वतंत्रता के रंग में रंगा नजर आ रहा था। 13 अप्रैल 1919 बैसाख का दिन था। यह पंजाब की खुशी और प्रगति का सबसे पावन पर्व माना जाता है। इसी दिन रॉलक एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, युवा, सभी उम्र के स्त्री पुरुष शामिल। जालियांवाला बाग चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा हुआ था। उस चार दीवारी में आगे जाने का मात्र एक ही मार्ग था और जो काफी सांकरा। इससे होकर वाहन तो क्या, दो चार लोग भी एक साथ बाहर नहीं निकल सकते। यह सभा पूर्णतः शांतिपूर्वक संपन्न हो रही थी। एक स्थानीय नेता जनता को संबोधित कर रहे थे। अचानक वहां जनरल डायर आ धमका। उसके साथ 150 के आसपास सैनिक थे, जिसमें लगभग 50 घोड़े तथा 100 भारतीय। डायर ने सैनिकों को बाग में एक ओर खड़ा कर दिया तथा बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने इस निहत्थी एवं बेकसूर जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां चलते ही जनता में भगदड़ मच गई। बाहर निकलने का रास्ता इतना साकरा था कि उस आपाधापी में किसी का भी उस रास्ते से बच निकलना मुश्किल था। कई लोग तो भागते हुए उस रास्ते पर ही गोली के शिकार हो गए और वह रास्ता भी बंद हो गया। काफी देर तक गोलियां चलती रही और जनरल डायर मासूम व निरीह जनता के साथ खून की होली खेलता रहा। हिंसा का जो नंगा नाच वहां हुआ, उसने शताब्दियों में पैदा हुए कितने ही नर पिशाचों के खूनी कारनामों को पीछे छोड़ दिया।
उस बाग में एक जहाँ कुआं था, कई लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में ही कूद पड़े, परंतु उनमें से भी बहुत कम लोग जीवित बच पाए। इस गोली कांड से सारा विश्व कराह उठा। जालियांवाला बाग के इस गोली कांड में कुल 1600 गोलियां चली थी। दूसरे दिन प्रकाशित हुई ब्रिटिश सरकारी रिपोर्ट में सरकार द्वारा बताया गया कि इस गोली कांड में 400 लोग मारे गए तथा लगभग 2000 लोग घायल। लेकिन यह अंग्रेजी सरकार के आंकड़ों की जानकारी मात्र थी। सरकार ने सही रिपोर्ट नहीं दी थी। बाद में इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने एक आयोग गठित किया। इस रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग गोलीकांड में मरने तथा घायल होने वालों की संख्या ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत संख्या से लगभग 2 गुनी अधिक थी। बाद में सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। हंटर कमीशन के सामने अपने बयान में जनरल डायर ने कहा था, उसने गोली चलाने से पहले जनता को तीतर बितर होने का आदेश दे दिया था। उसके आदेश के बावजूद जब जनता ने उठने से इनकार कर दिया तो उसे विवश होकर गोलियां चलवा दी। परंतु जनरल डायर का यह बयान सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं था। सच तो यह था कि उसने जनता से ऐसी कोई भी अपील नहीं की थी, और अगर वह ऐसी कोई आदेश जारी भी करता तो आनन फानन में उतनी बड़ी भीड़ का उस सांकरे रास्ते से होकर बाहर निकल पाना कतई संभव नहीं था। दूसरी बात यह थी कि उस समय ऐसी परिस्थिति अचानक नहीं बन गई थी, जरा सी बात पर हजारों लोग को भून लिया जाए। सच तो यह था कि ब्रिटिश सरकार की सोची समझी चाल थी। सरकार ने इस तरह पंजाब में बढ़ते विद्रोह को कुचल डालने का प्रयास किया। सरकार की यह सोच यह थी कि इस गोलीकांड से जहां आम जनता में दहशत फैलेगी, वहीं सारे देश का ध्यान रॉलैक एक्ट के विरोध से हटकर इस गोलीकांड की ओर मुड़ जाए। इस भयानक कांड के बाद भी सरकार की क्रूरता में कोई कमी नहीं आई और दमन चक्र पूर्ववत चलता रहा। राह चलते लोगों को बैंतों से पीटा जाता और उनके छाती के बाल पर रेंग कर चलने के लिए मजबूर किया जाता। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भर दिया गया। इस गोलीकांड के बाद अमृतसर शहर के लिए बिजली पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई और वस्तुओं के मूल्य सैनिकों की इच्छा के अनुसार तय किए जाने। बहुत से स्थानों पर यह नियम बन गया कि हरेक भारतीय प्रत्येक गोरे व्यक्ति को सलाम करे। बच्चों से पढ़ाई के बीच बीच में दिन में 3-4 बार ब्रिटिश ब्रिटिश झंडे को सलामी दिलवाई जाती तथा उनसे यह प्रतिज्ञा करवाई जाती थी कि वे भविष्य में सरकार के प्रति कोई अपराध नहीं करेंगे। जिन लोगों को बंदी बनाया गया था, जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। लोगों को सलाखों के पीछे इस प्रकार रखा जाता था कि मानो वे भेड़ बकरी हो। उनके लिए ना तो शुद्ध पानी मुहैया करवाया जाता था और ना ही नित्य कर्म करने की कोई उचित व्यवस्था की जाती। हिंदू मुस्लिम एकता का मखौल उड़ाने के लिए एक हिंदू तथा एक मुसलमान को एक साथ बांधकर सड़क पर दौड़ाया जाता था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार अमानवीय क्रूरता की सारे हदें पार कर गई थी। पंजाब की इस घटनाओं की जानकारी पूरे देश को थी। लोग अपने अपने ढंग से इन ज्यादतियों का विरोध कर रहे थे। कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप सरकार द्वारा प्रदत्त अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। पूरे भारतवर्ष में भयंकर क्षोभ और असंतुष्टि का वातावरण था। लोग ब्रिटिश सरकार का घोर विरोध कर रहे थे। सिर्फ भारतीय ही क्यों, मानवतावाद के समर्थकों ने भी ब्रिटिश सरकार के उन कुकृत्यों का विरोध किया। बनारस में अध्ययनरत रत चंद्रशेखर भी इस घटनाओं से अनजान नहीं थे। भारतीयों पर हो रहे इन भयंकर अत्याचारों को सुनकर उनके हृदय में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक ज्वाला धधकने लगी। जब वे अखबारों तथा पत्रिकाओं में ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों की कहानियां पढ़ते थे तो उनका खून खौल उठता था। वे देशवासियों पर हो रहे अत्याचार का प्रतिशोध लेना चाहते।
उस समय चंद्रशेखर की आयु 14 वर्ष की थी। यह आयु हालांकि बहुत तर्क वितर्क करने की नहीं थी, यह तो मस्ती तथा अध्ययन की आयु थी। परंतु चंद्रशेखर तो शायद किसी और ही मिट्टी के बने थे। उसका मन खेल कूद के बजाय राष्ट्रवादी गतिविधियों को जानने समझने में ज्यादा लगता था। अक्सर वे अपने आयु के संगी संगी साथियों से कहते थे, आज हमारा देश गुलाम है। ऐसे में अगर हम अपने समय खेल कूद कर गंवाते हैं तो राष्ट्र की सेवा की तरफ से मुंह मोड़ते हैं तो हमारे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। वे अपने साथी नवयुवकों के साथ राष्ट्रवादी समस्याओं पर बातचीत करते थे, परंतु किशोरावय चंद्रशेखर को राष्ट्र सेवा का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिखाई देता था। परंतु केशव राय चंद्रशेखर को एक अनजान सी छटपटाहट उनके अंदर सदैव कुलबुलाती रहती थी, परंतु वे उस छटपटाहट को कोई सार्थक आयाम देने के लिए कोई सुनिश्चित मार्ग नहीं तलाश कर पा रहे। आइए आज का चर्चा यहीं पर विराम देते हैं, आगे की चर्चा जो है कल करें। ठीक है। सभी मित्रों का धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपको भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।